नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं कि गुजरात में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं। वहां से गुजरात से बिहारियों का पलायन हो रहा है। गुजरात और बिहार का संबंध कैसा है ये समझना पड़ेगा, तभी आप इस पलायन के मामले को समझ पाएंगे और इस घृणा और प्रेम के मसले को ठीक से समझ पाएंगे। दरअसल बिहार गुजरात पर आश्रित है क्योंकि वहाँ पर उन्हें बिहार रोजगार मिलता है, और गुजरात पूरी तरह से बिहार पर आश्रित है क्योंकि बिहार के श्रम के बदौलत ही गुजरात आगे बढ़ रहा है। तो जो बिहारी मजदूर जाते हैं गुजरात में, अपने श्रम के आधार पर, श्रम के बल पर गुजरात को आगे बढ़ा रहे हैं, गुजरात को चमका रहे हैं, और जो कमाई का एक हिस्सा भेजते हैं बिहार, उससे उनका परिवार का किसी तरह से बिहार में गुजारा हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलेगा नहीं। फिर भी गुजरात में क्यों बिहारियों पर हमला हो रहा है, क्यों उनको भगाया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। गुजरात से प्रवासी उत्तर भारतीय श्रमिकों का, खासकर यूपी बिहार के लोगों के पलायन ने कुछ वर्ष पहले दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन की याद को ताज़ा कर दिया है। 2012 में असम में बोडो और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक टकराव के बाद बेंगलुरु और हैदराबाद में इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी कि अगर अब असम के लोगों ने अमुक दिन तक शहर नहीं छोड़ा तो उन पर हमले होंगे। इसके बाद पूर्वोत्तर के लोग दहशत में आ गए थे और वे दक्षिण भारत के स्मार्ट शहरों से पलायन करने लगे। जब तक दक्षिण भारत की सरकारें सक्रिय होती तब तक पूर्वोत्तर के हजारों लोग गृह प्रदेशों के लिए ट्रेन पकड़ चुके थे, यानी ट्रेन छूट चुकी थी। कुछ ऐसी ही स्थिति आज गुजरात की है। लेकिन गुजरात से यूपी बिहार के लोगों के पलायन के पीछे महज अफवाह की बात नहीं है, बल्कि उन्हें दी जाने वाली खुली धमकियां हैं, उन पर हमले हैं। 28 सितंबर को साबरकंठा जिले में एक 14 माह की मासूम के साथ बलात्कार के आरोप के बाद गुजरात के 6 जिलों में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ आक्रोश भड़का, और दूसरे ही दिन से हिंदी पट्टी के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन भी शुरू हो गया। गुजरात सरकार की ओर से सूचना दी गई कि बलात्कार के आरोप में बिहार के एक मजदूर के पकड़े जाने के बाद भड़की हिंसा के खिलाफ लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 से अधिक प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। उसी दौरान कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर बाहरी लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते दिखाई सुनाई दे रहे थे। बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के सर अल्पेश ठाकुर का लगातार नाम आ रहा है, किस तरह देखती है कांग्रेस इसको? अल्पेश ठाकुर जी का नाम आ रहा है तो अल्पेश ठाकुर जी ने कहा है जो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है जो उसका जांच होकर उस पर कार्रवाई हो, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बयान दिए हैं, हम लोग के पार्टी के तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि दोषी पर कार्रवाई किया जाए। जो दोषी हैं, पहले जो सरकार 10 दिन से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पहला कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। हम लोग राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं। एकदम साफ साफ इनका कहना है कि अगर अल्पेश ठाकुर जो अगर दोषी हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए और कानून व्यवस्था बीजेपी को देखना चाहिए। कांग्रेस तैयार है, अगर कहीं भी वो दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार उन पर कार्रवाई करे। यह सूचना भी आई कि उनके पास ठाकुर सेना नाम से एक अपनी निजी सेना भी है। उनकी सेना के लोग उत्तर भारतीयों को धमकाने में शामिल हैं, उनके साथ मारपीट करने में शामिल हैं, उन्हें भगाने में शामिल हैं। आश्चर्य ये है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की धरपकड़ की सूचना देने वाली गुजरात सरकार ने कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। भयभीत उत्तर भारतीयों का पलायन रोकने के लिए गुजरात सत्ता राजनीति के संचालक भाजपाई प्रभु अल्पेश ठाकुर का मुंह बंद करने की बजाय कांग्रेसी प्रभुओं के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष के इस प्रभु राजनीति ने भय की आग में घी डालने का काम किया है। उत्तर भारतीयों का पलायन और तेज हो गया है। यह प्रकरण एक पुरानी लोक कथा के उस उल्टे पाठ की पुनरावृत्ति जैसा है जो 20वीं सदी के अंतिम दशक से शुरू हुआ था। पुरानी लोक कथा है जिसके अनुसार एक अंधे और एक लंगड़े में दोस्ती थी। क्योंकि एक अंधा और एक दूसरा लंगड़ा था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो सकती थी, दुश्मनी नहीं। पिछले 20-25 साल से सत्ता राजनीति के बाजार में जारी कास्टिज्म यानी जातिवाद, कम्युनलिज्म, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, क्राइम का खेल पक्ष और विपक्ष के बीच की अंधे और लंगड़े की दोस्ती की कथा का नया पाठ है। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं,
क्योंकि समाज में दोनों में से कोई एक आग लगाता है और गरीब की झोपड़ी जलती है, उसका पेट जलता है और उसके साथ वो गरीब भी जल जाता है, और तब अंधा लंगड़ा दोनों एक दूसरे की मदद से बचने में कामयाब हो जाते हैं। अल्पेश ठाकोर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे की याद दिला रहे हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि जहां राज ठाकरे डंके की चोट पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, वहीं अल्पेश ठाकोर उत्तर भारतीयों को धमकाने के आरोपों से घिरने के बाद खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब राज ठाकरे के समर्थक मुंबई में गुंडागर्दी करते थे और पुलिस की कार्रवाई से बचे भी रहते थे, तब यह माना जाता था कि उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार उन्हें इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि शिवसेना को कमजोर किया जा सके। सच्चाई जो भी हो, तथ्य यही है कि राज ठाकरे की सेना अपनी गुंडागर्दी के बाद कभी दंडित नहीं की जा सकी। उसके गुंडे खुलेआम घूमते रहे। आश्चर्य नहीं है कि गुजरात की भाजपा कांग्रेस के खिलाफ आग उगलते हुए उसकी सरकार अल्पेश ठाकोर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचती दिख रही है, करेगी भी नहीं। और आपको ये याद होना चाहिए कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीतिक दल के भीतर मान्यता खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में जब दायर की गई थी, तो उसने खुद को फैसला करने के बजाय याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने को कहा, जिसके पास यह अधिकार ही नहीं कि किसी दल की मान्यता खत्म की जा सके, तो वो करेगा क्या? लोकतंत्र में अल्पेश ठाकोर या राज ठाकरे जैसे नेता कैसे पनपते हैं और शक्ति कैसे अर्जित करते हैं, ये समझना जरूरी है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, उन्हें सत्ता पर काबिज होने या रहने देने के खेल में शामिल राजनीतिक दल संरक्षण देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष विपक्ष को लोकतंत्र रूपी रथ के पहियों की तरह देखा जाता हो, लेकिन सच यही है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं और एक दूसरे की नाकामी में ही अपना हित देखते हैं। सह और मात के इस खेल में वे प्यादे से फर्जी बनकर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले मोहरे की तरह अल्पेश ठाकोर या राज ठाकरे जैसे नेताओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। राजनीति की इसी गंदी प्रवृत्ति का नतीजा है गुजरात से हजारों उत्तर भारतीयों का पलायन। तो आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं और ये पलायन क्यों हो रहा है, इसका भुक्तभोगी कौन होगा, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा। तो ये इसका असर तो बिहार पर भी पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा, क्योंकि जिस बिहारी श्रम की बदौलत गुजरात आज चमक रहा है, दमक रहा है, वो दमक खत्म हो जाएगी अगर बिहारी श्रम वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। तो जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं उससे थोड़ा इतर सोचिए। आप देखिए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी कह रही है कि अल्पेश ठाकोर ने हमला करवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि उसको डर है कि ठाकोर बिरादरी के लोग नाराज हो जाएंगे, वोट का घाटा हो जाएगा। एक तरफ खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस आला कमान ने इस प्रकरण के बाद ठाकोर को बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस, लेकिन अब बिहार में ठाकुर को, अल्पेश ठाकुर को नहीं भेजने का फैसला कांग्रेस ले चुकी है और भेज भी नहीं सकती है, क्योंकि भेजेगी तो पिटाएंगे, क्योंकि उन पर आरोप लग चुका है और आरोप का प्रमाण भी है कि उन्होंने बिहारियों के खिलाफ गुजरातियों को भड़काया। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक सिटी पोस्ट की ताज़ा तरीन खबरें पहुंचती रहेंगी। सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।